हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मज़े में? आप लोग को जैसा पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 4 आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 इसलिए क्योंकि आपके जो सिलेबस में हो चैप्टर नंबर 3 मिसिंग है, मतलब आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 की जगह नंबरिंग चैप्टर नंबर 4 कर दिया गया है। इसके कारण हम चैप्टर 3 चैप्टर 4 एक ही को समझेंगे, यानी ये हमारा चैप्टर 3 भी है और चैप्टर 4 भी है। समझ में आया आप लोग को? तो हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। क्या नाम है? सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। चैप्टर का हमारा नाम है सप्लाई चेन इन्वेंट्री कंट्रोल। पहले क्या होता है सप्लाई चेन इन्वेंट्री कंट्रोल, पहले इसको हम समझेंगे। उसके बाद जो आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, वो पहला हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग लिस्ट। ड्रग लिस्ट की प्रिपरेशन समझेंगे, यानी ड्रग लिस्ट को कैसे बनाया जा सकता है। उसके बाद फिर हम समझेंगे हाई रिस्क ड्रग लिस्ट क्या होते हैं, इमरजेंसी क्या होते हैं, शेड्यूल H1 क्या है, एनडीपीएस ड्रग लिस्ट क्या है और रिवर्स एंटीबायोटिक क्या होते हैं। क्लियर? आगे जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज, यानी ड्रग जो परचेज जो खरीदेंगे उसका प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले हमको पता है ड्रग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, इस दवा को हम लेंगे, फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए हमको देखना पड़ेगा इस दवा हमको चाहिए नहीं, फिर उसका टेंडर देंगे, फिर उसका क्वांटेशन जो भी आएगा उसका मूल्यांकन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आज के हम अपने लेक्चर में इसी दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्रिपरेशन और दूसरा प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम समझेंगे सप्लाई चेन के बारे में, उसके बाद समझेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में। ठीक, तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। सप्लाई चेन क्या होता है समझिए। सप्लाई चेन ऑफ ड्रग, थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। देखिए सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। ठीक, देखिए सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। सप्लाई चेन ऑफ ड्रग का मतलब है वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक दवा मैन्युफैक्चर से पेशेंट तक लेके जाएं। सप्लाई चेन का मतलब यह हुआ कि जहां से दवा बन रहा है वहां से लेकर के पेशेंट तक अगर दवा पहुंच जा रही है तो इसी को कहते हैं सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। यानी दवा का क्या हो गया, सप्लाई हो गया, जिसमें सही मात्रा में सही समय पर सही गुणवत्ता और सही स्थान पर सुनिश्चित किया। यानी जो मेडिसिन हो अपनी सही मात्रा में एक मैन्युफैक्चर से पेशेंट तक पहुंचा हो, सही टाइम में अपने पहुंचा हो, उसकी गुणवत्ता जो उसकी क्वालिटी हो रास्ते में, यानी उसके आने जाने जो भी टाइम लग रहा है उसमें ख़राब ना हो, यानी उसकी क्वालिटी बने रहे और साथ में सही प्लेस पर सही स्थान पर वो दवा पहुंच गई, तो उसी को कहते हैं गुड सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। यानी दवा की जो सप्लाई हुई है बहुत अच्छे तरीके से हुई है। क्लियर? यह चैन जो है सुनिश्चित करता है कि पेशेंट को सुरक्षित, जो भी पेशेंट है उनको क्या हो, सुरक्षित, जो भी सेफ मेडिसिन हो और प्रभावी मेडिसिन, मतलब जो उस बीमारी में काम करे उस क्या हो जाए, समय पर मिल जाए। यानी कह रहा है कि यह सुनिश्चित करता है सप्लाई चैन की जो भी पेशेंट को सुरक्षित और प्रभावी दवा समय पर उपलब्ध हो जाए और वेस्टेज या शॉर्टेज ना हो, यानी दवा की कमी ना हो जाए या दवा की खराबी ना हो जाए, यानी दवा खराब ना हो जाए, यानी ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब समस्याएं हैं वो ना होने पाए, यानी पेशेंट को सुरक्षित और प्रभावी दवा समय पर मिले। यह कैसे होगा? गुड सप्लाई चेन। अगर आप दवा की अच्छी सप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से आप दवा को डिलीवर कर रहे हैं मैन्युफैक्चर से लेके पेशेंट तक, तब इसी को कहेंगे गुड सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। समझ में आ गया इतना आप लोग को? अब हमारा चैप्टर का नाम, जैसे देखिए जो मैन्युफैक्चर होता है, दवा जहाँ पे बनती है मैन्युफैक्चर, फिर वहाँ से वेयर हाउस में जाता है, उसके भंडार कक्ष में जाता है, वहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसके बाद जाता है होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जो दवा को होलसेल थोक वाले व्यापारी होते हैं वो रखते हैं। फिर उसके बाद जाता है वो रिटेल फार्मेसी या हॉस्पिटल फार्मेसी में, यानी जो भी मेडिकल स्टोर है वहाँ पे वो होलसेलर से लेते हैं। फिर होलसेलर जाके क्या हो करता है, पेशेंट जो रोगी होता है जाके उसे अपने रिटेल फार्मासिस्ट से ले लेता है या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट से ले लेता है। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा। ये है अपना प्रिपरेशन, यानी क्या है, सप्लाई चेन ऑफ ड्रग। ये है अपना सप्लाई चेन ऑफ ड्रग, यानी दवा की कैसे सप्लाई हो रही है एक दूसरे से। ठीक, आगे देखिए प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग। प्रिपरेशन ट्रेनिंग क्या होगा? जैसे देखिए प्रिपरेशन ट्रेनिंग एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें दवाओं को उनके जेनरिक नाम क्या होते हैं आप सबको पता होगा। तो ऐसा नाम ये होता है जेनरिक नाम, जिस मार्केट में, यानी कोई भी कंपनी उस दवा को बनाए, जो भी जेनरिक नाम होता है मतलब उसका जो कंपोजिशन होता है, जो उसका कंपोजिशन मेन स्ट्रक्चर होता है, मेन केमिकल होता है, उसी को हम जेनरिक नाम बोलते हैं मेडिसिन का। जो उसका जेनरिक नाम है, कोई भी दवा बनाती है तो उसमें जेनरिक नाम होना चाहिए, स्ट्रेंथ उसकी मात्रा क्या है वो होना चाहिए, फॉर्म किस रूप में है उसको कैटेगराइज किया जा सकता है।
यानी कहने का मतलब यह है कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, इंजेक्शन है, किस रूप में है, उसको उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी ताकत कितनी है, ठीक, इसकी और साथ में उसका जेनरिक नेम क्या है, ये चीज़ें हैं आपके जो भी दवा हो उसमें होना चाहिए। जैसे हम आपको पता होगा डोलो होता है, डोलो 500 mg, ठीक, कालपाल आता है, लेकिन इसका मेन जेनरिक क्या है पैरासीटामोल, हम सब जानते हैं, ठीक। वैसे देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हॉस्पिटल या फार्मेसी में ड्रग का सही और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट किया जा सके ताकि ज़रूरत पड़ने पर दवाई आसानी से सुरक्षित रूप से उपलब्ध हो सके। यानी अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं तो आप अगर वो दवा नहीं उपलब्ध है तो उसके स्थान पर कोई दूसरी सुरक्षित अच्छी दवाएं उपलब्ध करा सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। समझ में आ रहा है आपको? इसको कहते हैं प्रिपरेशन ट्रेनिंग। प्रोसेस देखिए, इसका प्रोसेस क्या हो सकता है, पहले देखिए कैटेगराइजेशन क्या करेगा, श्रेणीकरण करेगा, मतलब अलग अलग कैटेगरी की मेडिसिन को अलग अलग रखेगा। जैसे ड्रग को उनकी जेनरिक नेम, स्ट्रेंथ और डोज के अनुसार व्यवस्थित करना। मतलब आप रैक पे क्या करिए, टैबलेट को एक साइड रख दिए, कैप्सूल को एक साइड रख दिए, या सिरप को एक साइड रख दिए, या जेनरिक नाम से देख रहे हैं, अगर पैरासीटामोल में पी आ रहा है तो उसको अलग कटेंगे, जितनी भी दवा वो पी से आ रहा है उसको एक में। मान लीजिए जो दवा का नाम किसी ए से आ रहा है, जैसे एट्रोपिन हो गया, तो उसको एक अलग कैटेगरी में, तो आपको ढूंढने में आसानी होगी। जिस दवा को आपको ढूंढना है उसके कंपोजिशन के उसी रैक में हम ढूंढेंगे, फट से आप दवा को पा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मतलब एक रैक के अनुसार दवा को अलग अलग रखना है। देखिए वो आपको पता है कि आप जेनरिक के हिसाब से रखे हैं कि डोज फॉर्म के हिसाब से रखे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप टैबलेट को एक स्थान रखते हैं, कैप्सूल को दूसरे स्थान पे, अगर कोई आपसे कैप्सूल मांग रहा है तो आप क्या टैबलेट की जगह ढूंढेंगे? नहीं, आप सीधा कैप्सूल की जगह देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा फट से। सिर्फ पूरा रैक आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैटेगराइजेशन यानी श्रेणीकरण। आगे प्रिपेयर्ड बाय, तैयार करने वाला, जैसे फार्मासिस्ट या कंट्री हॉस्पिटल के लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट। ये जो कौन बनाते हैं इसे, जो हमारे हॉस्पिटल के जो फार्मासिस्ट, जो लाइसेंस्ड जो फार्मासिस्ट होते हैं वही इन दवाओं को निर्माण कर सकते हैं। यानी जिनके पास क्या हो, लाइसेंस हो, जिसके पास क्या हो, अथॉरिटी हो। क्लियर? आगे केमिकल स्टाफ, जिनका काम ड्रग कंपोनेंट और सेफ्टी प्रोटोकॉल को मैनेज करता है। यानी ड्रग का कौन सा कंपोनेंट होने वाला है और ड्रग कैसे सेफ रहेगा, इस प्रोटोकॉल को मैनेज करने वाले स्टाफ को हम केमिकल स्टाफ कहते हैं। समझ में आ रहा है? कैटेगराइजेशन, श्रेणीकरण अलग अलग रखना। प्रिपेयर्ड बाय मतलब कौन तैयार कर रहा है, उसको यानी उसके पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, और साथ में इसके पास जो केमिकल स्टाफ है वो क्या करेंगे, ड्रग का जो कंपोनेंट है और साथ में सेफ्टी प्रोटोकॉल को मैनेज करेंगे। समझ में आ रहा है? जिससे दवा सेफ रहे। फार्मास्यूटिकल स्टाफ क्या होंगे, फार्मास्यूटिकल वह फार्मूलेशन जो लेबलिंग और डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं, उन्हें फार्मास्यूटिकल स्टाफ करते हैं। अगर मान लीजिए आपको दवा को प्रिपेयर कराना है, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्या? कैटेगराइजेशन प्रिपेयर्ड बाय कौन कर रहा है उसको, यानी हमारे पास फार्मासिस्ट और साथ में केमिकल स्टाफ और उसके बाद फार्मास्यूटिकल स्टाफ। टाइप्स ऑफ ड्रग लिस्ट की बात करेंगे। टाइप ऑफ ड्रग लिस्ट, पहला जो अपना टाइप पढ़ेंगे हाई रिस्क। हाई रिस्क का मतलब वे दवाएं होती हैं जिनका इस्तेमाल अगर हम डोज थोड़ा बहुत इधर उधर कर दें, मतलब अगर उनका डोज आप बढ़ा देंगे या उसका डोज आप कम कर देंगे तो पेशेंट के लिए जानलेवा है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसमें जो उदाहरण आएंगे वो होंगे कीमोथेरेपी ड्रग या एंटीकोगुलेंट ड्रग। कीमोथेरेपी मतलब जो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग यूज होती है उन्हें कीमोथेरेपी बोलते हैं, यानी केमिकल की मदद से। और साथ में जो एंटीकोगुलेंट होते हैं, एंटीकोगुलेंट मतलब जो ब्लड का थक्का जमने से रोकते हैं। कोगुलेंट का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमना, और एंटी वर्ड लग गया मतलब उसके विपरीत काम करेंगे। मतलब कि ब्लड का थक्का जमने से रोकने वाले ड्रग को एंटीकोगुलेंट कहेंगे। और इनका काम क्या होता है, अगर थोड़ी सी भी अगर मात्रा इनको अगर इधर उधर हो जाए तो दिक्कत दे देंगे और आपका ब्लड क्या हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये होती हैं हाई रिस्क ड्रग। आगे होंगे इमरजेंसी ड्रग। इमरजेंसी ड्रग वो होती हैं जो आपातकालीन स्थिति में पेशेंट को बचाने के लिए दी जाती हैं। समझिए, आपातकालीन स्थिति में यानी ऐसे ड्रग जिन्हें इमरजेंसी सिचुएशन में तुरंत इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के लिए एड्रेनलिन, एफेड्रिन, लाइफ सेविंग इंजेक्टेबल ड्रग, यानी ऐसी दवाएं जो कि इमरजेंसी में आपको दी जाती हैं। जब आप मान लीजिए ऐसा मानते हैं आपका मान लीजिए बीपी डाउन हो रहा है, ठीक, आपका बीपी डाउन हो रहा है तो हमको बीपी बढ़ाना है। अगर बीपी हम तुरंत नहीं बढ़ा पाए तो आपकी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। उस समय हम आपको एट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं। एट्रोपिन इंजेक्शन क्या करता है, आपका बीपी को बढ़ा देता है। तो ये दवाएं किस में आएंगी, इमरजेंसी में। आगे होंगे शेड्यूल H1। शेड्यूल H1 हम सब जानते हैं वे दवाएं जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं, यानी डॉक्टर इन्हें प्रिस्क्राइब करता है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं नहीं ली जा सकती हैं, उन्हें कहते हैं शेड्यूल H1 ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती है जिसका मिसयूज रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है, जिन्हें फार्मासिस्ट द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक, इतना समझ आ गया ये शेड्यूल H1 क्या है।
आगे हम देखेंगे एनडीपीएस ड्रग। एनडीपीएस ड्रग क्या होती हैं? एनडीपीएस वे ड्रग होती हैं, इनका मतलब होता है नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, यानी नशे वाली दवाएं। इनका अगर आप रखेंगे, अगर इनको आप खाएंगे, अगर मान लीजिए ये ऐसी दवाएं हैं कि अगर आप इसको रेगुलर आप मान लीजिए खाते रहें तो इसकी लत लग जाएगी, आदत हो जाएगी आपको, और आदत लग जाएगी जब ये दवाएं नहीं मिलेंगी तो आप क्या करेंगे, आपको बेचैनी होगी, आपका जी घबराएगा, आपका बीपी बढ़ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं आपके साथ अगर इन दवाओं को आपको न मिले। मतलब ये दवाएं कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी पे कंट्रोल करने का काम करती हैं, ठीक, आपके माइंड को कंट्रोल करती हैं। ये ड्रग नारकोटिक साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आती है। इनका पोसेशन यानी इसको रखना, स्टोर करना, डिस्पेंस करना स्ट्रिक्ट लीगल कंट्रोल है, यानी इनको बेचने का अथॉरिटी ये सब हम सबको नहीं मिलेगा। इन दवाओं को आप डिफार्मा कर भी लेंगे तब भी इन दवाओं को आप बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक अलग लीगल कंट्रोल है, एक अलग नियम कानून है। समझ आ रहा है? आगे क्या है? रिवर्स एंटीबायोटिक क्या होते हैं? देखिए, ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो कि स्पेसिफिक कंडीशन पे दिए जाते हैं। मतलब जब एंटी माइक्रोबियल, जब रेजिस्टेंस हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो ऐसे बैक्टीरिया थे जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा कर ले रहे थे एंटीबायोटिक के लिए। मतलब अब एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाएगा, तो उन बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये दवाओं को दी जाती हैं जो कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को किल करते हैं और प्रिवेंट करने का काम इनको कंट्रोल करते हैं। इनको कंट्रोल यूज होता है, यानी इनको हम अक्सर नहीं दे सकते हैं। ये क्या करते हैं? एंटी रेजिस्टेंट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करके आपको बचाने का काम करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? स्पेसिफिक इंजेक्शन इन्फेक्शन या सीवियर कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब आपके दूसरे एंटीबायोटिक काम नहीं कर पा रहे हैं तब इनका इस्तेमाल किया जाएगा उस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। समझ में आया आपको रिवर्स एंटीबायोटिक क्या होंगे? ठीक, आगे देखिए। आगे जो हमारा इसमें फर्स्ट ड्रग था हाई रिस्क ड्रग। अब एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। हाई रिस्क ड्रग वे दवाएं जो गलत तरीके से इस्तेमाल होने पर मरीज को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब अगर इसका डोज इधर उधर हो गया, आप ऊपर नीचे हो गया, तो मरीज के लिए क्या है? वो डेड है, ठीक, मरीज खत्म। इसका डोज रूट मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कितनी डोज में आप दे रहे हैं, किस रूट से दे रहे हैं, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको हमेशा देखेंगे। जैसे एक सुने होंगे एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगता है, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगता है, वो भी देखिए किस में आएगा? हाई रिस्क में। अगर उसकी डोज अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दिए तो फिर क्या, वो पेशेंट चला जाएगा कोमा में। कौन से एनेस्थेसिया की हम बात कर रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। हमने बात किया है जनरल एनेस्थेसिया की, लोकल एनेस्थेसिया की बात नहीं की है। लोकल एनेस्थेसिया का डोज थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल एनेस्थेसिया का अगर डोज इधर उधर हो गया तो उस पेशेंट को कोमा में जा सकता है। समझ में आया आपको? देखिए, इसमें जो उदाहरण में हम पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारी मेडिसिन होंगी, हम सभी मेडिसिन को आपको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ, आप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से कुछ मेडिसिन आपको बता देंगे एग्जाम्पल में, और बाकी जो भी मेडिसिन आपको पढ़ना है तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं कि इस कैटेगरी में और कौन कौन सी मेडिसिन आती है। देखिए, नाम तो बहुत है, अगर नाम लिखने जाएंगे तो हम कम से कम सैकड़ों मेडिसिन लिखेंगे, ठीक। तो इसलिए नाम में कुछ नहीं रखा है, जो कॉमन है, जो आते हैं वैसे हम एग्जाम्पल के रूप में जो आप याद कर सकते हैं उसको हम लिख देंगे, ठीक। देखिए, ये ड्रग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं। जो एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, ये क्या करते हैं? हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में क्या करते हैं? यूज की जाती हैं। इसका जो हाई रिस्क का पहला उदाहरण है, पहला उदाहरण देखो कैटेगरी में है, पहला एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट। यदि डोज या रूट यूज किया जाए, यानी गलत डोज या रूट यूज किया जाए तो कार्डियक अरेस्ट या सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपका हार्ट अरेस्ट हो सकता है, यानी रुक सकता है एक टाइम के लिए, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक। पहले हम सब क्या समझते थे? हार्ट फेल का मतलब होता है हार्ट का रुक जाना, ठीक। नहीं, हार्ट फेल का मतलब ये नहीं होता कि हाँ हार्ट जो है आपका धड़कना बंद हो गया है, फेल हो गया है, वो रुकना नहीं, उसको रुकना नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। जब आपका हार्ट कुछ टाइम के लिए रुक जाता है, बंद हो जाता है, अब नहीं धड़कता, उसको कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। हार्ट फेल तब हो जाता है कि जब हार्ट हमारा सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पूरे बॉडी में नहीं भेज पा रहा है, मतलब अपने काम करने में फेल हो जा रहा है, उस कंडीशन को हम हार्ट फेल बोलते हैं। समझ में आया आपको? मतलब हार्ट तो धड़क रहा है लेकिन हार्ट पूरी बॉडी में जो भी ब्लड है उस बॉडी ब्लड को या ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पा रहा है, इसके कारण हम कहते हैं ये क्या है? हार्ट फेल है। समझ में आ रहा है आपको? हार्ट फेल का मतलब हार्ट का बंद नहीं हो जाना होता है, जो बंद होता है उस कंडीशन को कुछ क्षण के लिए उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। समझ में आया आपको? देखिए, इसमें उदाहरण क्या है? इपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन उदाहरण है आपके एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट का। जो अगला अपना कैटेगरी है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट,
एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट जो होते हैं ड्रग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? ऐसे नर्वस सिस्टम होते हैं जो आपको स्ट्रेस कंडीशन में, यानी ऐसे बोल सकते हैं ट्रिपल एफ में, कितने में? ट्रिपल एफ में, फियर में, डर के कंडीशन में आपके एक काम करते हैं, और फाइट में जब आप झगड़ा मार कर रहे हैं उस टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और फ्लाइट में, ठीक, यानी इसको कहते हैं फियर, फाइट एंड फ्लाइट, भागने में, ये सब कंडीशन। मान लीजिए आपके सामने कोई सांप निकल गया, ठीक, आपके सामने कोई सांप निकल गया, अचानक से आप डर गए, तो क्या आपको उसमें प्यास आएगी? नहीं। मान लीजिए आपको कोई मारने के लिए दौड़ाया है, खूब बड़ा सा चाकू लिया हुआ है, मान लीजिए आपके सामने कोई पड़ा हुआ है राक्षस दानव, तो आप क्या करेंगे? क्या उस समय आप कहेंगे कि नहीं अभी हमको पेशाब करनी है, हमको पानी पीना है, हम पी लेते हैं उसके बाद फिर भागते हैं? ऐसा नहीं करेंगे। उस समय हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होगा। इस समय हमको अपनी जान बचानी है, कैसे भी करके हमको भागना ही है। समझ में आ रहा है आपको? कह रहे हैं इसका भी अगर गलत यूज या ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता, अगर करते हैं, गलत यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा, और कार्डियक कॉम्प्लिकेशन और हार्ट में समस्या हो सकती है। उदाहरण के लिए जो इसका है प्रोपेनॉल एंड और प्रोजोसिन और एटेनोलॉल, ये आपके 3 उदाहरण है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट के। आगे एनेस्थेटिक एजेंट, देखिए हमने पहले अभी बताया था एनेस्थेटिक एजेंट, यानी ऐसे मेडिसिन की बात कर रहे हैं जो कि एनेस्थीसिया, जो अभी बताए थे, जो बेहोशी शून्य करने के लिए, बेहोश करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती हैं वो केस में आते हैं अपने, वो आते हैं हाई रिस्क में। देखिए एनेस्थेटिक एजेंट जैसे जनरल एनेस्थीसिया की बात करेंगे पूरी बॉडी के लिए, लोकल एनेस्थीसिया की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया जैसे इनहेल्ड या आईवी यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन भी आते हैं, जो मरीज को अनकॉन्शियस बनाने के लिए यूज किया जाते हैं, मरीज को मतलब बेहोश करने के लिए, थोड़ा बेहोश रहे, अपना ऑपरेशन जो हो अपना अच्छे से किया जा सके, इसके लिए मरीज को दिया जाता है इनकरेक्ट डोज। अगर इसका डोज गलत हो गया या मॉनिटर फेल करें तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब उसको सांस लेने में समस्या हो जाएगी। हाइपोटेंशन, उसका बीपी खट से नीचे गिर जाएगा, और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, हार्ट उसका बीप करना बंद कर देगा। उदाहरण के लिए केटामाइन प्रोफेपॉल, ये हमारे एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं। और आप यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जिसको लॉफिंग गैस बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है? जनरल एनेस्थेसिया की कैटेगरी में आता है। ठीक, आगे क्या है? सीडेटिव ड्रग। सीडेटिव ड्रग क्या होते हैं? आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। सीडेटिव ड्रग वे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? सप्रेस करते हैं, यानी कम करने का काम करते हैं, और हमको शांत रखने का काम करते हैं। सीडेटिव और हिप्नोटिक्स 2 कैटेगरी के होते हैं। सीडेटिव होते हैं जो हमारे मूड को शांत करते हैं, और साथ में जो हाइप्नोटिक्स होते हैं वो हमको रिजेंबल टू नेचुरल स्लीप कराते हैं, मतलब हमको नींद की दवा एक प्रकार की कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम को क्या करेंगे? डीएक्टिवेट करेंगे, और हमको नींद सुलाने का काम करेंगे, हमारी माइंड को शांत करने का काम करेंगे। समझ में आया? देखिए ये ड्रग नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं और सेडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेडेशन मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम है, जो एंजाइटी है, जो डिप्रेशन, जो ये सब समस्याएं हैं, उसको आप कम करवाएंगे। अगर ओवर डोज हो गया, ज़्यादा डोज हो गया, तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी, साथ में आप कोमा में भी जा सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। देख लीजिए कितना खतरनाक मेडिसिन है ये सब। आगे इसका उदाहरण जो है एल्प्राजोलम डायजेपाम। एल्प्राजोलम डायजेपाम में मेडिसिन अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी, इसका जो मेन उदाहरण है। आगे है नारकोटिक्स ड्रग। जो नारकोटिक्स ड्रग होती हैं वो भी क्या होती हैं? वो भी हमारी होती हैं हाई रिस्क ड्रग, यानी जो ड्रग पेन रिलीफ या सेडेशन के लिए यूज होती हैं। पेन रिलीफ मतलब दर्द को कम करने के लिए, साथ में सेडेशन माइंड को शांत रखने के लिए। अगर इसका मिसयूज हो जाए या ओवर डोज हो जाए तो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है और डिपेंडेंस हो सकती है, यानी उस पर आदिती हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कोडीन और मॉर्फिन। देखिए मॉर्फिन के बारे में आपको एक लाइन बता देते हैं। मॉर्फिन एक ऐसा इंजेक्शन है, ऐसा पेन किलर है जो कि अक्सर सोल्जर को आप सुने होंगे दिया जाता है जब उनको गोली वोली लगती है। अगर उनको दे दिए, मान लीजिए आपको मॉर्फिन लगा दिया गया इंजेक्शन, और आपका पैर काट के ले जाएं, आप कहेंगे जाइए लेके, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक आपको मॉर्फिन का आपको असर रहेगा, आपका पैर हम काट के ले जाएं, आपका हाथ काट के ले जाएं, आपको पता नहीं चलेगा, आप कहेंगे अब बहुत अच्छी बात है, आप काट के ले जाइए। ठीक, यानी आपको दर्द का एक थोड़ा सा भी आपको अभाव नहीं हो जाएगा, इतना खतरनाक ड्रग होती है ये। समझ में आया? आगे है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ऐसी मेडिसिन जो न्यूरोमस्कुलर एजेंट को ब्लॉक कर सकते हैं, यानी ड्रग मसल्स पैरालाइज के लिए यूज होती हैं। यानी ऐसे ड्रग क्या आते हैं जो मसल्स में पैरालाइज, जो लकवा होता है, उसके लिए यूज होता है, खासकर सर्जरी में। तो इनकरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अगर गलत तरीके से अगर दवा को दिया जाए तो कोई रिस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। देखिए अरेस्ट हो गया मतलब रिस्पिरेटरी, सांस लेना बंद हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के लिए क्या है? सोसनाइल कोलिन।
क्या है सक्सिनाइल कोलिन, ये इसका उदाहरण है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट का। आगे जो कैटेगरी की हमारी दवा है वो है इंसुलिन आईवी या सबक्यूटेनियस। इंसुलिन की जो इंजेक्शन होती है ये भी क्या होती है अपनी हाई रिस्क मेडिसिन होती है। मतलब इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करने वाली ड्रग है। ओवरडोज से सीवियर हाइपोग्लोमिक क्या हो जाएगा ग्लाइसेमिया। मान लीजिए इंसुलिन को ज़्यादा आप दे दिए, ओवरडोज कर दिए, ज़्यादा दे दिए। मतलब इंसुलिन करता क्या था आपको पता ही होगा, ये बॉडी में ग्लूकोज को क्या करवाता था, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराता था, जो स्टोर होकर रखती थी आपकी बॉडी में जो भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ है। अगर मान लीजिए ज़्यादा डोज में दे दिए तो वो ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करा देगा और आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो आपको क्या हो जाएगा सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है कम हो जाना और ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है और पेशेंट डेथ हो जाएगा। अब करेक्ट डोज कैलकुलेशन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होता है इसमें। यानी आप किसी को शुगर की मेडिसिन दे रहे हैं, शुगर का इंजेक्शन दे रहे हैं इंसुलिन, तो उस इंसुलिन की डोज आपको सही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लगा के कुछ भी उस पेशेंट को लगा दें। समझ आ रहा है कि नहीं, ये हाई रिस्क मेडिसिन है। अगर आप इसको आप गलती अगर इसमें करेंगे, थोड़ी सी भी इसमें गलती हो गई तो पेशेंट की जान जा सकती है। क्लियर। आगे हम देखेंगे इमरजेंसी ड्रग, यानी आपातकालीन में ड्रग ऐसे कौन से होते हैं जो लाइफ को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनमें वो टाइम बहुत कम होता है। इनमें टाइम बहुत कम होता है। ये दवा आपको एट द एंड तुरंत आपको देना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा पेशेंट के लिए और दिक्कत वाली समस्या हो जाएगी और पेशेंट बचेगा नहीं। तो आपको बहुत समय से इस दवा को देना पड़ेगा सर। ठीक, जैसे इमरजेंसी ड्रग वे दवाएं जो आपातकालीन स्थिति में तुरंत उपयोग करने वाले के लिए तैयार रखा जाता है। इनका उद्देश्य रोगी की जान बचाना है, सीवियर कॉम्प्लिकेशन से रोकना है। जैसे इसमें आपकी स्नेक वेनम भी आएंगे। समझिए स्नेक वेनम क्या होता है, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसको जो दिया जाता है स्नेक एंटी स्नेक वेनम, अगर वो टाइम पे ना मिले, इमरजेंसी में अगर आपको न मिले तो क्या पेशेंट की जान बचेगी? नहीं। अभी आप बोले अरे सर मेरे पास तो था लेकिन वो जो जिसमें रखे हैं उसका चाबी नहीं मिल रहा है, तब ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यानी चाबी न मिलना दिक्कत हो जाए, उसके पास क्या 30 से 40 मिनट का टाइम रहेगा और वो क्या अगर मान लीजिए कामन करे थे कोबरा कोई भी विषैला सांप अगर उसको काटा है तो क्या वो बचेगा? नहीं बचेगा। ठीक, तो आपको क्या होना, ये सब आपको तैयार रखना है। जो भी इमरजेंसी की ड्रग है मेडिसिन है आपको तैयार होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर तुरंत इसका आप यूज कर सकें। कुछ में कुछ दवा हैं जो उदाहरण पढ़ लीजिए, इपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामिन है, एट्रोपिन है, इमिडोराडोन है, एडिनोसिन है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम ग्लूकोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और डेक्सट्रोज है। ठीक, देखिए इसमें एक दो बता देते हैं जैसे हमको अच्छे से पता है। जैसे एट्रोपिन क्या होता है, एट्रोपिन हमारा जो ब्लड प्रेशर है इसको बढ़ाने का काम करता है, बीपी को बढ़ाने का काम करता है। एट्रोपिन का इंजेक्शन हम भी बहुत बार यूज किए हैं। उसके बाद जो अपना है यहाँ देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसके बाद जो कैल्शियम ग्लूकोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट है ये आपके हैं इस पॉइजन के ऑब्जर्वेशन के लिए। मतलब पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी से। अगर कोई हमारी बॉडी में पॉइजन की एंट्री करा देता है तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक, डोपामिन क्या होते हैं समझ लीजिए। डोपामिन होते हैं जो हमारी माइंड को डिप्रेशन जैसी समस्याओं से हमको बचाते हैं। जो हमारी माइंड में जो एंजाइटी होता है, एक प्रकार के इसको हम लव हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन्स। डोपामिन को क्या बोलते हैं? लव हार्मोन्स। अगर आपकी माइंड में डोपामिन अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है तो आप बहुत खुश नजर आएंगे और अच्छे से आप मतलब आपका बॉडी अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो डोपामिन बहुत ज़रूरी होता है। समझ आया? आगे हम देखेंगे शेड्यूल H1 ड्रग। शेड्यूल H1 ड्रग वे होते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं। अगर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन पे दवा अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत दिक्कत वाली समस्या यानी हो जाएगी और आपको उस समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। तो आपको जो भी प्रिस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन है अपने मन से नहीं खाना है, बिना डॉक्टर की किसी सलाह के। समझ में आया? इन दवाओं को फार्मासिस्ट केवल वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर डिस्पेंस कर सकता है, लेकिन ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि कोई भी दवा उठा के आपको नींद की दवा आपको उठा के दे दिया जाएगा। अगर आप बस मांगिए पैसा दीजिए तुरंत मिलेगा। ये हमारा इंडिया है। ठीक, तो इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है, यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था कर दिया जाता है, जुगाड़ है तो सब हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी फार्मासिस्ट वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर डिस्पेंस नहीं कर सकता है। प्रिस्क्रिप्शन के वैलिड प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ लेंगे वैलिड प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं। ठीक, इनका रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंटेशन रखना कानून के अनुसार मैंडेटरी है। मतलब आप शेड्यूल H1 की दवा किस पेशेंट को दे रहे हैं इसका आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं रखते हैं तो कानून का उल्लंघन है और कानून का उल्लंघन है तो आपके लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, DI आएगा वो भी पैसा लेगा, वो भी पैसा खाएगा, वो क्या कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी मेडिसिन बेचते रहिए। समझ आ रहा है आपको? ये सब समस्याएं हैं। देखिए
लेकिन इस पर हमको लोग को हंसी आती है, लेकिन ये सब समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जो किसी के लिए घातक बन सकती है, उसके जान के साथ खिलवाड़ कर सकती हैं। ठीक, ये ड्रग एंटीबायोटिक या हाइब्रिड फार्मिंग ड्रग होते हैं। मतलब क्या होंगे, एंटीबायोटिक हो सकता है शेड्यूल एच में, या हाइब्रिड फार्मिंग यानी आदत लगाने वाली ड्रग हो सकती है। हाई रिस्क थेरेपी एजेंट में शामिल कर सकते हैं, यानी जो हाई रिस्क दवाएं हैं जो यूज किए जाते हैं चिकित्सा में, उसको भी शामिल किया जा सकता है शेड्यूल एच में। ठीक, अभी ऊपर हाई रिस्क हम पढ़ चुके हैं, समझ में आ रहा है। देखिए जो शेड्यूल H1 की ड्रग हैं, जैसे जितने भी एंटीबायोटिक आएंगे सब शेड्यूल H1 में आएंगे। देखिए जैसे सिफेक्जिन है, सिफेक्जिन एक एंटीबायोटिक है, और सिपोडॉक्सिन है, सिप्रोफ्लक्सविन है, लीवोफ्लक्सविन है, ओफ्लक्साविन है, इजिथ्रोमाइसिन है, क्लरिथ्रियोमाइसिन है, कार्बामाजिपिन है, फिनोइटोइन है, डाइजीपाम है। ये सब दवाएं आपको देखने को मिल सकता है शेड्यूल H1 में। ठीक, अभी बहुत सारी दवाएं हैं, हम आपको बस यहाँ पे कुछ ही दवाएं को नाम देंगे, क्योंकि आपको क्या आपको एग्जाम में आएगा तो क्या आप वहाँ पे 100-200 दवा लिखेंगे? नहीं, आपको 4-5 दवा 5 दवा जो अच्छे से समझ में आता है वही लिख दीजिएगा, क्या दिक्कत है कि नहीं। आगे देखिए हम देखेंगे नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ऐसे ड्रग, ऐसे सब्सटेंस जो माइंड को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल करने वाले हैं, यानी हमको क्या लगाएंगे, आदत, जैसे नशे की आदत लगती है, धूम्रपान, तम्बाकू, एल्कोहल, इन सब का। तो ऐसे क्या होते हैं, ड्रग भी होते हैं जो भी इनका आदत लगाते हैं। देखिए ओपियाइड जो होते हैं, ओपियाइड के डेरिवेटिव जैसे नारकोटिक्स ड्रग कहा जाता है। इनका मुख्य वर्क पेन यानी दर्द को क्या करता है, कम करता है, लेकिन मिसयूज होने पर डिपेंडेंस, इनकी आदत लग सकती है अगर इनको गलत तरीके से मिसयूज करें या गलत तरीके से लें। और सीवियर साइड इफेक्ट, उनका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है अगर हम उसको बंद कर दे रहे हैं, चालू कर दे रहे हैं, तब भी इनका साइड इफेक्ट हमको देखने को अक्सर मिल जाता है। ठीक, ये होते हैं नारकोटिक्स। अब देखेंगे साइकोट्रॉपिक क्या होते हैं। साइकोट्रॉपिक वे सब्सटेंस होते हैं जो नर्वस सिस्टम को फंक्शन को बदल देते हैं। नर्वस सिस्टम के मतलब फंक्शन को बदल दे रहे हैं, आपके मूड को बदल देते हैं, आपकी परसेप्शन क्या होता है समझिए, आप कैसा हैं, मतलब आपको हम देखें, आपके फेस देखें, हमको लगा ये लड़का जो है ये क्या है, बहुत शातिर लड़का है, ये दिस इज माई परसेप्शन, ये मेरा परसेप्शन है। और अभी हो सकता है फिर आप कुछ टाइम बाद आप ही को हम देखें और मुझे लगा नहीं यार जेन्युइन ये लड़का बहुत अच्छा है, तो ये फिर मेरा परसेप्शन बदल गया। तो कहने का मतलब ये है, अगर इन दवाएं ऐसी हैं जो परसेप्शन को बदल देती हैं। ठीक, कभी आप मुझे बहुत अच्छा लग सकते हैं, कभी खराब लग सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन यानी, और उसके बाद टाइम टू टाइम एक ही पर्सन के लिए चेंज हो सकती है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक, आगे कॉन्शियसनेस को प्रभावित करती हैं। जो मेडिसिन होंगे साइकोट्रॉपिक, मूड को प्रभावित करेंगे, परसेप्शन को प्रभावित करेंगे और कॉन्शियसनेस को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे एल्कोहल हम सब जानते हैं, मार्जुना, गांजा जानते हैं, निकोटीन जो बीड़ी वोड़ी पीटते हैं उसमें क्या होता है, निकोटीन होता है। ठीक, तो ये सब क्या है, दवाएं हैं, ये सब मेडिसिन है। और आए किसके लिए था, दर्द के रिलीफ के लिए, इनका मेडिकल यूज के लिए था, लेकिन इसका गलत यूज होने लगा, इसलिए इस पर रोक लगा है। समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए लीगल फ्रेमवर्क, कुछ कानून है इसके लिए, इसके रिकॉर्डिंग आप इसको कैसे कैसे क्या रख सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे क्या करना है, उसके लिए नियम कानून कुछ है। जैसे NDPS एक्ट 1985 के अनुसार कहता है कि नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का कल्टीवेशन मतलब इनको उगाना। कोई आपके गाँव में अगर गांजा का पेड़ उगाया हो तो हमको बताइएगा, गांजा का पेड़ अगर कोई उगाया है तो आप कंप्लेन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उठा के चला जाएगा और ऊपर से आपको पैसा भी मिलेगा। ठीक, तो कल्टीवेशन, इनको उगाना, प्रोडक्शन, इनका प्रोडक्शन करना, पोसेशन मतलब इसको अपने पास रखना, सेल करना, इनको बेचना, साथ में परचेज करना, इनको खरीदना, और ट्रेड करना। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने वाला व्यापार। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, इनका यूज करना और कंजप्शन करना बिना लाइसेंस के गैर कानूनी है। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं, उगा रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, या प्रोसेस अपने पास रख रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या परचेज कर रहे हैं, ट्रेड व्यापार कर रहे हैं, या उसका यूज कर रहे हैं, तो इसके अनुसार एक कानूनन अपराध है। क्लियर। केवल मेडिकल और साइंटिफिक पर्पज के लिए इन लाइसेंस के तहत अलाउड है। केवल जिसके पास मेडिकल और साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से जिनका जो पर्पज के लिए जो भी लाइसेंस के लिए इनको उगाना, इनको प्रोड्यूस करना, इनको अपने पास रखना अलाउ है। ठीक, बाकी कोई नहीं कर सकता। समझ आ रहा है आपको। कुछ कॉमन ड्रग हैं NDPS के, देखिए आप समझ लीजिए। जैसे नारकोटिक्स ड्रग में मॉर्फिन, कोडीन, फेंटाइल, हीरोइन और ओपियम। जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो डेड रेशियो है फेंटाइल के कारण होता है। ये ऐसा NDPS ड्रग है अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो डेड रेशियो है किसके कारण हो रहा है, फेंटाइल के कारण, हीरोइन के कारण नहीं होता है वहाँ पे। ठीक, अभी आप पे हाल में अभी एक न्यूज़ आया है, आप देखे होंगे,
जो वहाँ पे किसी प्रेसिडेंट को जब कैप्चर किया गया अमेरिका के द्वारा, तो उन्होंने क्या किया कि उसने हीरोइन का क्या किया, हमारे हमारे कंट्री में क्या किया, व्यापार किया है, इसके कारण हम इसको पकड़ रहे हैं। ठीक, लेकिन जबकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डेड रेशियो किसके कारण होता है, फेंटाइल के कारण होता है। समझ में आया। आगे देखिए है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में जैसे एल्कोहल हो गया, मार्जुना हो, निकोटीन हो गया, LSD, लाइसर्जिक डाइएसिड, ठीक, और MDMA, इसको बोलते हैं क्या है, स्टेसी स्टेसी बोलते हैं इसको। और उसके बाद क्या बोलते हैं, देखो जो अपना यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं, एल्कोहल, मार्जुना, निकोटीन, LSD, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकती हैं, माइंड को आपको चेंज कर सकती हैं। कोई खड़ा नहीं रहेगा फिर भी लगेगा यहाँ कोई खड़ा है। ठीक, इसीलिए देखोगे जो शराब वराब पीते हैं उनका पूरा जो लगातार पीते रहते हैं तो उनको देखो आदी हो जाते हैं उसका, वो नहीं पियेंगे तो फिर दिक्कत वाली समस्या हो जाएगी उनको सब। ठीक, आगे हम देखेंगे अपना कैटेगरी रिवर्स्ड एंटीबायोटिक क्या होते हैं। रिवर्स्ड एंटीबायोटिक हम पहले बता दिए हैं, आपको समझा दिए थे कि ऐसे एंटीबायोटिक जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके ऊपर दूसरे एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं हो रहा है, यानी अब वो एंटीबायोटिक क्या हो रहे हैं, उनको किल नहीं कर पा रहे हैं, तब हम रिवर्स्ड एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। ठीक, तो आगे देखिए इसमें फार्मासिस्ट और डॉक्टर को स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्शन और गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है इसमें। क्योंकि इसका अगर हम ओवरडोज या मिसयूज कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। ठीक, ओवर यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ सकती है या मरीज के इफेक्टिव ट्रीटमेंट को सुनिश्चित करता है, केवल सीरियस इन्फेक्शन या फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में नहीं बल्कि रिवर्स ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी फर्स्ट लाइन में आप क्या यूज करेंगे, पहले एंटीबायोटिक, जब वो एंटीबायोटिक नहीं काम कर पाएंगे तब हम रिवर्स एंटीबायोटिक को यूज करेंगे। कुछ रिवर्स एंटीबायोटिक के उदाहरण नीचे दे दिए हैं, जैसे आप लोग याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। जैसे पहला जो एंटीबायोटिक इसमें हम दिए हैं वो है कार्बापिनिन, और उसके बाद यह है इपिपिनिन और मेरोपेनम एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो घावों को सूखने के लिए दिया जाता है। बहुत तगड़ी एंटीबायोटिक है, इसको हम भी दिए हैं। इसको अगर आप मार्केट में लेंगे 1200 से 1300 का इसका इंजेक्शन आता है। ठीक है, मेरोपेनम इंजेक्शन 1200 से 1300 का आता है, और गवर्नमेंट में लेंगे तो 850 के अप्रॉक्सीमेट इसका रेट है। अलग अलग कंपनी की ये मेडिसिन मिलती हैं। तो ये जैसे आप मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है तो अक्सर देखेंगे मेरोपेनम इंजेक्शन उसको मिलेगा। और मेरोपेनम इंजेक्शन एक ऐसी इंजेक्शन है जो उसको अक्सर क्या करती है, बहुत कारगर हो जाती है, यानी जो शुगर वाले पेशेंट को भी वो ठीक कराने का काम कर देती है। ठीक, आगे जो इसमें एक एंटीबायोटिक क्या है, इट्रापेनम और ग्लाइकोपेप्टाइड, वनकोमाइसिन, टेइकोप्लानिन और पॉलीमैक्सिन, कोलेस्टिन और लिनेजोलिड। ठीक, ये सब एंटीबायोटिक हैं, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्या है, डेप्टोमाइसिन और टाइगेसाइक्लिन। ठीक, आगे देखेंगे प्रोसीजर ऑफ ड्रग परचेज खरीदने का प्रोसीजर क्या है, तरीका क्या है, आप कैसे ड्रग को परचेज कर सकते हैं। देखिए, ड्रग परचेज का मतलब है अलग अलग प्रकार की दवाइयों को बाहरी स्रोत से प्राप्त करना, यानी कैसे हम दवा को खरीद सकते हैं किसी दूसरे होलसेलर से। इसका उद्देश्य हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिसिन की उपलब्धता और सही मैनेजमेंट सुनिश्चित करना होता है। जैसे हमारे हॉस्पिटल में दवा की जो मात्रा है वो बनी रहे, वो कम ना हो या वो ओवर स्टॉक से खराब ना हो। ठीक, प्रोसीजर फॉर परचेज, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है खरीदने का। देखिए, फार्मासिस्ट के सबसे पहले खरीदने वाली दवाओं की एक सूची बनाएगी। क्या बनाएगी, हमको कौन कौन सी दवा खरीदना है उसकी पहले एक लिस्ट बना लेगा। ठीक, उसके बाद परचेज रिक्वेस्ट फॉर्म भरेगा, पर्पज उद्देश्य लिखेगा कि रिक्वायर्ड ड्रग, यानी कौन सी दवाओं को हमको रिक्वायर्ड है उनका नाम लिखा जाएगा। उसकी क्वालिटी, किस क्वालिटी की हमको दवा का रिक्वायर्ड है वो लिखा जाएगा। क्वांटिटी, कितनी मात्रा में वो दवा हमको चाहिए वो चीज़ें लिखा जाएगा। उसके बाद अप्रूवल प्रोसेस होगा, उसके बाद वो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के पास ले जाएगा, उसको अप्रूव कराएगा। अप्रूव मिलने के बाद वो परचेजिंग ऑफिसर को भेजेगा। किसको भेजेगा, परचेजिंग ऑफिसर, जो भी उसको खरीदने वाला है, जो भी इस दवा को खरीदने वाला है उसको दिया जाएगा, और फिर वो क्या करेगा, दवा खरीदेगा। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था, PTC में। ठीक, आगे देखेंगे क्वांटिटेशन इन्विटेशन, अब जो परचेजिंग ऑफिसर है उसका क्या करेगा, उसको इनवाइट करेगा अलग अलग लोगों को जो जो इस दवा को बेचने वाले हैं। इस फॉर्म को विभिन्न सप्लायर को पास भेजेगा, और उसके बाद उसका क्वांटिटेशन, जो उसकी मूल्य है, शर्तें, उसको मांगा जाएगा कि आपके जो ये मेडिसिन है आप बताइए कितने पैसे में दे रहे हैं, आप बताइए कितने पैसे में दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग लोगों के पास भेजेगा।
उसके बाद जब उन लोगों के पास भेज देगा तो उसके बाद फिर उसको पता चल जाएगा इस मेडिसिन का क्या रेट चल रहा है, इसकी क्वालिटी ये दे रहा है तो इसकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, परचेज फॉर्म बनाएगा। परचेज फॉर्म बनाने के बाद परचेजिंग ऑफिसर क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी और अदर फैक्टर के साथ क्या जो भी मेडिसिन ले रहा है उसका क्वालिटी जिसका सही होगा उसका, फिर उसके बाद क्वालिटी देखेगा, अदर फैक्टर देखेंगे, इवैल्यूएट करेगा और सिलेक्टेड सप्लायर को परचेज ऑर्डर भेज देगा। जो भी ऑफिसर होगा जिसको भी उसको देना होगा उसको क्या करेगा, भेज देगा ऑर्डर कि आप एक काम करिए, आप हमारे यहाँ सब मेडिसिन को इतनी मात्रा में सप्लाई कर दीजिए। ठीक, उसके बाद कहेंगे रिसिप्ट ऑफ गुड या प्रोडक्ट डिलीवरी। उसके बाद क्या करेगा, ऑर्डर प्रोडक्ट को परचेज जो भी किया रहेगा उसको डिलीवर करेगा। डिलीवर करने के बाद फिर चेक भी करता है, क्या करता है, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, ये सबको चेक किया जाता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट डिजायर क्वालिटी की उसकी इच्छा अनुसार अगर क्वालिटी की नहीं है, क्वांटिटी की नहीं है या उसके प्राइस को मैच नहीं करता है तो सप्लायर को रिटर्न कर सकता है। यानी वो तुरंत क्या करेगा, फिर सप्लायर को रिटर्न कर देगा, भैया अपना आइए, अपना दवाई जो दिए हैं ये हमारे हिसाब से सही नहीं है, ले जाइए। उसके बाद अगर सही होगा तो क्या करेगा, पेमेंट करवा देगा। अगर सही भी जो भी मेडिसिन भेजा है अगर सही हो तो उसको क्या कर देगा, पेमेंट करा देगा कि भैया आपका जो मेडिसिन दिए थे सही है, अब हम आपको पेमेंट कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए टेंडर या ई टेंडर क्या होता है। टेंडर आप सबको सुना होगा। टेंडर मतलब क्या होता है, टेंडर देखिए एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति, संगठन जो गुड सर्विस कहलाता है और पार्टिसिपेट या प्रपोजल सबमिट करने के लिए आमंत्रित होता है। मतलब वहाँ पे सभी लोग आएंगे और आपको वहाँ पे क्या करेंगे, हम भैया हम ये चीज़, हम मेडिसिन आपको सप्लाई करेंगे, इसके लिए हमको आप टेंडर दे दीजिए। ठीक, इसके लिए सब लोग आमंत्रित होते हैं। इसका उद्देश्य बेस्ट सप्लायर, अच्छे जो सप्लायर हों उसको साथ क्वालिटी सिलेक्ट करना होता है। जो अच्छी सप्लायर हो उनको सिलेक्ट करने का काम होता है। ई टेंडर होता है अगर यही सब चीज़ें जो डॉक्यूमेंट के रूप में नहीं, अगर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के मदद से हो, कंप्यूटर या ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे ई टेंडर। बहुत सारे वेबसाइट हैं जो ई टेंडर के आप समझ गए होंगे, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी हैं। आगे देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए बस यहीं आप खत्म करते हैं आज का अपना लेक्चर। इन्वेंट्री कंट्रोल हम पढ़ेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। पहले अभी क्या था, हम सब क्या अच्छे से पढ़ लिए हैं, सप्लाई चेन। ठीक, सप्लाई चेन में क्या क्या था हमने अच्छे से उसको समझा है, अच्छे से हमने उसको पढ़ लिया है। ड्रग लिस्ट क्या होते हैं वो सब हमने देख लिया, प्रोसीजर क्या होते हैं, प्रिपरेशन क्या होता है, ये हमने अच्छे से देख लिया। आगे देखेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब या शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अच्छे से पढ़िए। हमारा सिलेबस जो है बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे।